इस क्लास में बात करेंगे अपने राजस्थान में खारे पानी की झीलों के बारे में। दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक का टेस्ट देना है या ई बुक चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंटेड नोट्स के लिए आप दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं, इनका जो अस्तित्व है, इसके प्रमुख 3 कारण हैं दोस्तों। तो अपने एक एक करके इन तीनों को समझेंगे। पहला कारण है 33 महासागर के अवशेष, दूसरा कारण है मानसूनी हवाओं का प्रभाव और तीसरा है कोशिकाकर्षण की प्रक्रिया। इन 3 कारणों से राजस्थान की कुछ झीलें खारी हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला कारण 33 महासागर। करोड़ों वर्ष पहले दोस्तों राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है एक विशाल उथले समुद्र का हिस्सा था, जिसे 33 महासागर कहा जाता था। जब यह महासागर पीछे हटा तो इसने अपनी विरासत के रूप में चट्टानों की परत में भारी मात्रा में नमक के भंडार छोड़ दिए। इस कारण भी कहा जाता है कि ये जो झीलें हैं खारी हैं। दूसरा कारण है कि जो कच्छ की खाड़ी की ओर से आने वाली नमकीन हवाएं हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं जब अरब सागर और कच्छ की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं तो वे अपने साथ सोडियम क्लोराइड, जो साधारण नमक है, के सूक्ष्म कणों को साथ लेकर आती है और ये कण राजस्थान के ऊपर से गुजरते हुए यहाँ की भूमि पर भी जम जाते हैं, जिससे मिट्टी और जल स्रोतों में लवणता बढ़ती है। तीसरा कारण है दोस्तों जमीन के नीचे से नमक का ऊपर आना। इस प्रक्रिया को दोस्तों कैपिलरी एक्शन या कोशिकाकर्षण पद्धति कहते हैं। भूमिगत जल इन चट्टानों में मौजूद नमक को घोलकर मिट्टी के महीन कणों के माध्यम से सतह की ओर खींच लाता है। सतह पर पानी वाष्पित हो जाता है और नमक की एक परत पीछे रह जाती है। ये 3 कारण थे दोस्तों राजस्थान में खारे पानी की झीलों के। अब सबसे पहले देखते हैं अपने सांबर झील, जो राजस्थान के 3 जिलों में फैला हुआ एक खारा सागर है। इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 500 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। जिले है इसके जयपुर, अजमेर और डीडवाना कुचामन। इन 3 जिलों में इसका विस्तार है। परंतु यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि सांबर झील किस जिले में है तो आपका आंसर जयपुर जिला होना चाहिए। जयपुर को ही सही माना जाता है क्योंकि इसका जो प्रशासनिक कार्य है वो जयपुर से संचालित किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो सांबर झील की लंबाई 32 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 3 से लेकर 15 किलोमीटर तक है। सांबर झील की पहचान के लिए दोस्तों फुलेरा तहसील जयपुर, जो जयपुर मुख्यालय से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसे जाना जाता है। अगर अपने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो सांबर झील 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। अब आगे बात करते हैं अपने सांबर झील के लिए जो जीवनदायिनी नदियां हैं। इस झील में गिरने वाली प्रमुख 4 नदियां हैं। सबसे पहली इसमें जो नदी है उत्तर दिशा से गिरती है, मेंढा नदी या मेंथा नदी। यह झील में सर्वाधिक खारा पानी लाती है। जो मेंथा नदी है सांबर झील में सर्वाधिक खारा पानी लेकर आती है। और उसके बाद है अपनी दूसरी नदी रूपनगढ़ नदी, ये दक्षिण की ओर से मिलती है। और तीसरी जो नदी है सीकर की ओर से आने वाली खंडेला नदी। और चौथी नदी है खारी नदी, जो डीडवाना कुचामन की ओर से आकर सांबर झील में मिलती हैं। ये 4 नदियां सांबर झील में आकर अपना जल डालती हैं। कौन कौन सी हैं? मेंथा, खंडेला, रूपनगढ़ और खारी। यह भारत की सबसे प्राचीन खारे पानी की प्राकृतिक झीलों में से एक है। दोस्तों, भारत के जो कुल नमक का 8.7% नमक सांबर झील के द्वारा दिया जाता है, इसीलिए इसे भारत का नमक का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ जो नमक उत्पादन है वो वाष्पोत्सर्जन पद्धति द्वारा क्यारियां बनाकर किया जाता है। यह नमक उत्पादन का कार्य सांबर साल्ट लिमिटेड, जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, इसकी सहायक कंपनी हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांबर झील है। भारत की दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो क्या है एक तटीय लेगून है। सबसे बड़ी कौन सी है भारत की? चिल्का है। और जो दूसरी है वो कौन सी है दोस्तों? अपने सांबर झील है। और हाँ, ये विषय काफी गहरा और विस्तृत है। अगर कोई इसे और गहराई से व्यवस्थित तरीके से समझना चाहे तो हमारे राजस्थान भूगोल पर आधारित प्रिंटेड नोट्स और ई बुक पीडीएफ भी उपलब्ध है। अच्छा। इन्हें आसानी से घर बैठे मंगवाया जा सकता है या हमारी ऐप पर पढ़ा जा सकता है। उसमें आपको सभी टॉपिक्स सरल भाषा में मिल जाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया जानकारी है।
सांबर साल्ट लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों अपने, तो इसकी जो स्थापना है 30 सितंबर 1964 को हुई। इसमें जो स्वामित्व है सांबर साल्ट लिमिटेड में वो केंद्र सरकार का है, क्योंकि केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 60% है और राज्य सरकार की है वो 40% है। अगर अपने झील की उत्पत्ति की बात करें तो इसके लिए दो कथन प्रसिद्ध हैं। पहला है कि ऐतिहासिक मान्यता जो बिजोलिया शिलालेख इस झील के किनारे है 1170 ईस्वी का, इसके अनुसार सांबर झील का जो निर्माण है वो चौहान शासक वासुदेव ने करवाया था। दूसरा जो माना जाता है भौगोलिक सत्य। भौगोलिक दृष्टि से सांबर झील एक प्राकृतिक झील है जो अपने आप ही बनी हुई है, इसे किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं बनाया गया है। इतिहास के पन्नों पर जो सांबर का महत्वपूर्ण स्थान है, 23 मार्च 1990 को रामसर साइट के रूप में सांबर झील को घोषित किया गया। अकबर का विवाह दोस्तों 6 फरवरी 1562 को इसी झील के किनारे हुआ था। जो आमेर के शासक बारमल की पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? सांबर झील के किनारे हुआ था। मुगल सत्ता का पतन 1709 ईस्वी के बाद झील पर जयपुर व मारवाड़ रियासतों का संयुक्त अधिकार हो गया। 1709 से 1949 तक सांबर झील जयपुर व मारवाड़ के संयुक्त अधिकार में रही। अंग्रेजों के अधिकार में ये दोस्तों आती है 1869 में, जब जयपुर और जोधपुर रियासतों ने सांबर झील को अंग्रेजों को लीज पर दे दिया। 1870 में दोस्तों अंग्रेजों द्वारा भारत के पहले नमक म्यूजियम की स्थापना सांबर झील पर की गई। सांबर झील में स्थित साल्ट म्यूजियम राजस्थान का एकमात्र साल्ट म्यूजियम है। प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग भी सांबर झील को कहा जाता है। यहाँ पर राजहंस और कुरंजा का शीतकालीन घर भी माना जाता है, क्योंकि जो गुजरात का राज्य पक्षी है राजहंस, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर विचरण करने के लिए आते हैं। और दूसरा पक्षी है कुरंजा, जो खीचड़ गांव से प्रसिद्ध प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यह झील एक महत्वपूर्ण रामसर साइट भी है, जो इसके अंतरराष्ट्रीय परिस्थितिकी महत्व को दर्शाती है। 2019 में दोस्तों यहाँ पर एक दुखद मोड़ आया था। नवंबर 2019 में सांबर झील में हजारों प्रवासी पक्षियों की रहस्यमयी मौत हो गई थी। जांच में बीमारी पाई गई एवियन बोटुलिज्म, जिसके कारण हजारों पक्षी यहाँ पर मर गए थे। इस घटना ने झील के संरक्षण और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े किए और इसे राष्ट्रीय चर्चा में ला दिया। जयपुर फुलेरा रेल मार्ग इस झील के बीच में से होकर गुजरता है, जो इसके पारिस्थितिकी तंत्र पर निरंतर दबाव का प्रतीक है। इसे देवयानी तीर्थ या तीर्थों की नानी भी कहा जाता है। नालियासर मस्जिद जो सांबर झील के किनारे स्थित है, यहाँ पर पीर हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। शकंबरी माता का मंदिर जो चौहानों की कुल देवी है, इनका प्रसिद्ध मंदिर भी सांबर झील के किनारे स्थित है। 2025 में जो सांबर फेस्टिवल हुआ था वो 24 से लेकर 28 जनवरी तक यहाँ आयोजित किया गया था। टी सिटी सांबर झील के आकर्षण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के कच्छ की तर्ज पर विकसित की जानी है। रामसर अभिसमय स्थल जैव विविधता में इसके महत्व को रेखांकित करता है। इसका जो भविष्य है, इसको लेकर दोस्तों सांबर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। बजट 2022 में यह घोषित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य है सांबर झील का प्रबंधन, विकास, संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह प्रोजेक्ट झील के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करता है और इसके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अब आगे अपनी दूसरी झील है डीडवाना झील, जो डीडवाना कुचामन में स्थित है। इस झील का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। इस झील को स्थानीय भाषा में खालड़ा भी कहा जाता है। सोडियम सल्फेट का स्रोत डीडवाना झील है। यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होती है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स राज्य सरकार द्वारा यहाँ एक उपक्रम स्थापित किया गया,
जो सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड का निर्माण करता है। कागज उद्योग में इस नमक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो प्रयोग है, चमड़ा साफ करने और रंगाई छपाई में भी डीडवाना झील के नमक का प्रयोग किया जाता है। 10 अक्टूबर 2008 को राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का निजीकरण कर दिया गया। अब आगे है पंचपदरा झील, जो वर्तमान में बालोतरा में स्थित है। पहले बाड़मेर जिले के अंतर्गत थी, अब कौन से जिले के अंतर्गत है? बालोतरा जिले के अंतर्गत है। राजस्थान में खाने की सर्वश्रेष्ठ नमक पंचपदरा झील से ही प्राप्त होती है, जिसमें 98% सोडियम क्लोराइड होता है। माना जाता है कि इस झील का निर्माण 400 वर्ष पूर्व पंचा नामक भील ने दलदल को सुखाकर किया था। पंचपदरा झील पर दोस्तों जो खारवाल जाति के लोग हैं, ये परंपरागत तरीके से नमक का उत्पादन करते हैं। जो खारवाल जाति के लोग हैं दोस्तों, ये वायु प्रवाह पद्धति से नमक के क्रिस्टल बनाते हैं। इस प्रक्रिया में मोरली नामक झाड़ी की टहनी का उपयोग किया जाता है। इस विधि से बने नमक को कोसिया और कोल्लू कहते हैं। 1960 में यहाँ राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स पंचपदरा की स्थापना की गई। 1992 में इसे निजी कंपनियों को लीज पर दे दिया गया। अब राजस्थान में खारे पानी की अन्य प्रमुख झीलें, लूणकरणसर झील जो बीकानेर जिले के अंतर्गत है, ये उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। इसके बाद है कावोद झील जैसलमेर, यहाँ का नमक आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फिर है ताल छापर झील चूरू, यह झील कृष्णमर्ग ब्लैक बग के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य के पास स्थित है। इसके बाद फलोदी झील जो फलोदी जिले में है। फिर है पोखरण झील जैसलमेर में, डेगाना झील नागौर में, रेवासा या कोछार झील सीकर में स्थित है और कुचामन झील डीडवाना कुचामन में स्थित है। अब दोस्तों इनका एक तुलनात्मक अध्ययन अपने कर लेते हैं। सांबर, डीडवाना और पंचपदरा, ये 3 महत्वपूर्ण झीलें हैं जिससे अक्सर परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो सांबर झील है, ये जयपुर, अजमेर और नागौर जिले में है। डीडवाना झील डीडवाना कुचामन जिले में है। पंचपदरा झील बालोतरा जिले में है। इनके नमक के जो गुणवत्ता की बात करें तो सांबर झील का जो नमक है वो खाने योग्य है, जिसे रेस्ता नमक भी कहते हैं। डीडवाना झील का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है, इसमें क्या है, सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होती है। पंचपदरा झील का नमक सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक है, क्योंकि इसमें 98% सोडियम क्लोराइड है। उत्पादन की विधि दोस्तों, सांबर झील में जो नमक है वो क्यार पद्धति से तैयार किया जाता है। डीडवाना झील में नमक देवल संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता है, जो निजी संस्थाएं हैं वो करती हैं। और पंचपदरा झील पर जो नमक है वो खारवाल जाति द्वारा मोरली झाड़ी का उपयोग करते हुए तैयार किया जाता है। सांबर झील का उपयोग खाद्य नमक और पर्यटन झील के रूप में होता है। डीडवाना झील का जो उपयोग है या महत्व है वो कागज, चमड़ा और रसायन उद्योग में इसके नमक का प्रयोग होता है। और पंचपदरा झील का जो नमक है वो खाद्य नमक है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील और रामसर साइट के रूप में सांबर झील को जाना जाता है। डीडवाना झील को स्थानीय भाषा में खालड़ा कहा जाता है, जो औद्योगिक क्षेत्र में उपयोगी झील है। यह जो झील है वो पंचा नामक भील द्वारा अपने बैल की स्मृति में बनाई गई थी।